बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है जिसमें आशीष हमें बताएंगे आज के बाजार का पूरा एक्शन। संदीप से जानेंगे एचपीसीएल के नतीजे और आईजीएल के नतीजों का अनुमान। पीडीलाइट का अनुमान बताएंगी देवांशी, और इकोनॉमी में क्यों आएगी वी शेप रिकवरी, ये हम जानेंगे पूजा से। और साथ ही हम आपके लिए नया सेगमेंट भी हमने शुरू किया है, शर्मा जी का ऑप्शन। ये भी हम आपको बताएंगे कि शर्मा जी के ऑप्शन के जरिए आपको बाजार में कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है, किस तरह का कामकाज रहा है। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने से बाजार में ऊपरी स्तरों पर दबाव तो दिखा, लेकिन निफ्टी फिर भी 1% की मजबूती के साथ 9,900 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में 450 अंकों की तेजी रही, वहीं बैंक निफ्टी 383 अंक चढ़कर बंद हुआ। और अब आपको दिखाते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो आज कैश मार्केट में एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1479 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1162 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार ने खूब घुमाया, सुबह भारी मजबूती के साथ खुले और फिर दोपहर में तेज गिरावट आ गई। आखिर में अच्छी बढ़त बनाए रखने में मार्केट कामयाब रहा। आज के कारोबार को आप किस तरह से समराइज करेंगे? देखिए, बात ऐसी है कि बाजार को होना है वोलेटाइल, और वोलेटाइल होने के लिए जो कुछ भी कारण मिले उसके लिए बाजार ऊपर नीचे होने को तैयार है। जी हाँ, कल देर रात अमेरिकी बाजार काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। उसके बाद डाउ फ्यूचर्स सुबह से लगातार मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे। तो उससे हुआ ये कि कल का सेशन लोग भूल गए, और आज नए सेशन के तौर पर लोगों को लगा कि बढ़िया जमकर तेजी करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए थी। बिल्कुल संकेत बहुत ही बेहतरीन थे, हुई भी तेजी, मजबूती के साथ खुले, अच्छे खासे 10,000 के ऊपर निफ्टी निकला, 20,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला, टिका भी, बहुत देर तक वहां पर ट्रेड किया। उसके बाद धीमे 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 बिकवाली आना हुई शुरू, और बाद में बिकवाली का जो कारण बना मिड सेशन में वो था कि चीन और भारत के बीच में तनाव थोड़ा बढ़ रहा है। उस तनाव के बढ़ने की खबरों के चलते तेज बिकवाली आई और अच्छी खासी कमजोरी के साथ बाजार ट्रेड करने लगे। लेकिन आखिरी 1.5-2 घंटे में फिर से शानदार रिकवरी हुई। लोगों को लगा कि तनाव की वजह बहुत बड़ी नहीं है, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। तो निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी भी आती हुई दिखी। हालांकि 10,000 के ऊपर हम बंद नहीं हो पाए, 10,000 के नीचे ही लगातार तीसरे दिन चौथे दिन इनफैक्ट निफ्टी बंद हुआ। तो संकेत हल्की कमजोरी का तो है, मजबूती उतनी नहीं है जो 10,000 के ऊपर की क्लोजिंग पर मिलती, लेकिन बैंक निफ्टी 20,300 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। तो बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन दिख रहे हैं जहां भारी भरकम उतार चढ़ाव है। और आज भी जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स 500 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, उम्मीद आप ये कर सकते हैं कल भी इसी तरह का वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिले। तो इस वक्त ट्रेडर्स के लिए मुश्किल यही है, दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस और ओपनिंग बेसिस पर भी बाजारों में रिएक्शन जबरदस्त आ रहा है। अब रीजन ग्लोबल के साथ साथ लोकल कारण भी, हमारे अपने कारण भी बाजार पर हावी होते हुए दिख रहे हैं। तो आज के उतार चढ़ाव के पीछे यही सबसे बड़े कारण थे। ओके, तो ये था आज के बाजार पर एडिटर्स टेक। लेकिन आज के मार्केट में कौन कौन सी खबरें रहीं और उन खबरों के दम पर अलग अलग सेक्टर में क्या एक्शन दिखा, ये बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, बताइए।
देखिए, अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के चलते बाजार में आज तेजी के साथ शुरुआत हुई। हालांकि दूसरे भाग में अगर आप देखें तो जैसे ही भारत और चाइना के बीच में जो तनाव है उसकी खबरें आई, बाजार ने सारी बढ़त को गंवा दिया। और इंडिया विक्स जो कि वॉलेटिलिटी का सूचकांक है उसने दिन के दौरान 35 का स्तर छुआ। और आपने नोटिस भी किया होगा दिन प्रतिदिन जो बाजार में वॉलेटिलिटी है अब वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसे बाजार में एक्शन भरपूर देखने को मिला था। कुछ वो स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहां पर आज के सत्र में तेजी के सौदे बने। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिली। ओपन इंटरेस्ट में भी 25% का उछाल देखने को मिला। जिंदल स्टील एंड पावर में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। आरईसीएल और पेज इंडस्ट्रीज भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में तेजी की पोजीशंस बनती हुई नजर आई। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जहां पर तेजी की पोजीशंस कटी और बिकवाली का दबाव देखने को मिला। टाटा मोटर्स अब ये निराशाजनक देखने को मिली, जिसके चलते दिन के दौरान काफी ज्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। ओपन इंटरेस्ट में भी 27% की घटत यहाँ पर देखने को मिली। आइडिया दूसरा एक स्टॉक है जहाँ पर दिन के दौरान गिरावट देखने को मिली। ओपन इंटरेस्ट 8% घटा है। टोरेंट पावर और बीएचईएल यहाँ पर भी तेजी के सौदे करते हुए नजर आए। लेकिन आज एक खास सेक्टर में काफी दिनों बाद तेजी देखी गई, एग्रोकेमिकल स्पेस में अगर आप देखें, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक के जो 2 हफ्ते हुए मानसून के, इसमें सामान्य से 31% अधिक बारिश हुई है। जिसके चलते आप देखेंगे कि ब्रॉडली जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, एग्रोकेमिकल्स हैं, या फिर मानसून रिलेटेड जो ट्रैक्टर कंपनीज हैं, एफएमसीजी कंपनीज हैं, यहाँ पर एक अच्छा खरीदारी का रुझान देखने को मिला। लेकिन इस पूरी तेजी को एग्रोकेमिकल स्पेस ने लीड किया। धानुका एग्रीटेक बढ़िया तेजी देखने को मिली। पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल और फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहाँ पर भी दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिली। प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में आज बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। दिग्गज एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पर देखा था हमने कि दिन की शुरुआत से ही काफी ज्यादा बाय कॉल्स यहां पर आते हुए दिखे थे। और पूरे दिन के दौरान आप देखें तो यहाँ पर ये बढ़त कायम रखने में सफल रहा एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक में भी खरीदारी देखने को मिली। कल के सत्र में हमने देखा था कि अधिकतर जितने सेक्टर्स थे सब में बिकवाली का प्रेशर हावी था। लेकिन सिर्फ एक पीएसयू बैंकिंग सेक्टर ऐसा था जहां पर दिन के दौरान एक बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन आज ऊपरी स्तरों से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय संकेत बढ़िया थे और जिसका स्वाभाविक असर मेटल स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता और टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज का सेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ओके, तो ये अलग अलग खबरों के दम पर कहां कहां पर एक्शन दिखा, ये डिटेल में हमें आशीष ने बताया। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ विकास सेठी साहब हैं, सेठी फिनमार्ट के। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि आज का जो मार्केट हमने देखा है, इसको देखते हुए कल के बाजार का अंदाजा आप क्या लगा रहे हैं, और कल के मार्केट में कोई ट्रेड आपको नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए आज के बाजार में हम खुले तो बहुत ही अच्छी तेजी के साथ थे, क्योंकि कल देर रात जो यूएस के मार्केट्स में एक अच्छी खासी रिकवरी हुई, नीचे के लेवल से करीबन 900 पॉइंट सुधर के बाजार 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ यूएस के बाजार। जब फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने जो अनाउंसमेंट किया कि वो प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी बाइंग करेंगे, खरीदारी करेंगे, तो उसके वजह से बहुत ही अच्छी तेजी के साथ यूएस के बाजार बंद हुए और उसके कारण हमने एक शानदार तेजी के साथ हमारे बाजार खुलते हुए देखे। बट ड्यूरिंग द डे, जैसे अनिल जी भी बता रहे थे, जो यूएस और चाइना और इंडिया का जो फेस ऑफ है, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आया। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट डाउ फ्यूचर्स काफी अच्छे थे, 300-400 पॉइंट की तेजी वहां दिख रही थी, तो उसके कारण हम फिर वापस से थोड़ी बहुत रिकवरी करके बंद हुए। बट मुझे लगता है जहां तक कल का बाजार है, आज यूएस के मार्केट्स में अभी जब हम देख रहे हैं तो 700 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है, जिसका मुख्य कारण है वहां पे जो रिटेल सेल्स के आंकड़े आए हैं, काफी जबरदस्त आंकड़े आए हैं और उसके कारण से यूएस में तेजी। और मुझे लगता है कल हमारे बाजार में भी उसको एक्सट्रापोलेट करते हुए एक अच्छी तेजी के साथ शुरुआत होनी चाहिए। और जहां तक कल के लिए स्टॉक का सवाल है, मैंने पिक किया है आज का जो एक सुर्खियों में सेक्टर था, डिफेंस का सेक्टर, वहां से एक बहुत ही शानदार कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मैं कल के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा। हालांकि आज भी इसमें एक शानदार तेजी हुई है, बट मुझे लगता है जिस तरह से डिफेंस के स्टॉक्स में आज एक तेजी का रुझान था, वो कल भी कायम रहना चाहिए। इंडिया और चाइना के फेस ऑफ के मद्देनजर, प्लस जैसे सरकार का एक मेक इन इंडिया, प्लस विद इन मेक इन इंडिया जो डिफेंस सेक्टर पे फोकस है, और इसके अलावा भी ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती है, फिर रिटर्न रेशियोज भी काफी अच्छे हैं। तो मुझे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी पसंद आता है और कल के लिए मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करें। कल का मेरा इसमें लक्ष्य रहेगा 750 रुपए का।
अच्छा, तो ये तो आपने कल का ट्रेड बताया, लेकिन अगर सर पोजिशनल ट्रेड करना हो किसी को, तो ऐसे बाजार में कहाँ पर ट्रेड की राय आप देंगे? बिल्कुल मृत्युंजय, जो पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी जिस सेक्टर से मैंने स्टॉक पिक किया है, वो सेक्टर अभी थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे, एग्री थीम पे बेस्ड है। जिस तरह से एक तो मानसून नॉर्मल होने के पूरे आसार हैं, प्लस सरकार का भी जो फोकस है एग्रीकल्चर के ऊपर, रूरल इकोनॉमी के ऊपर, और कोरोना से थोड़ा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उस पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, तो वहां से मैंने पिक किया इंसेक्टिसाइड्स इंडिया। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, अपने हाइट से काफी नीचे ये ट्रेड कर रहा है, और काफी सारे पॉजिटिव्स है एज फार एज फाइनेंशियल आर कंसर्न्ड। और इस कंपनी की एक कोलैबोरेशन भी है जो जापान की निसान केमिकल कंपनी है उसके साथ, फिर एक यूएस की भी कंपनी है एमवैक, उसके साथ भी टेक्निकल टाई अप है। तो एक शानदार कंपनी है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 7 से 10 दिन का लक्ष्य रहेगा 550 रुपए। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नतीजों की। एचपीसीएल ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कैसे रहे हैं एचपीसीएल के नतीजे, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए संदीप। देखिए, नंबर्स की जहाँ तक बात है तो नंबर्स अनुमान से तो खराब हैं। बिक्री जरूर इनके अनुमान से थोड़ी सी बेहतर देखने को मिली है। हम अनुमान करते हैं कि 58-58 हज़ार करोड़ आएगा, 66 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आया, लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स वीक हैं। जैसे हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि इस बार इनका जो इन्वेंट्री घाटा है वो कहीं ना कहीं नंबर्स पे इंपैक्ट करता हुआ दिखेगा। आप कामकाजी घाटा देखिए 706 करोड़ का आया, हम 466 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्जिन नेगेटिव हो गए। मुनाफा जरूर इन्होंने 27 करोड़ रुपए का रिपोर्ट किया है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो करीब 2461 करोड़ रुपए का टैक्स वापस मिला है इनको, तो उसको अगर आप एडजस्ट कर लें तो आपको 2434 करोड़ रुपए का घाटा नजर आएगा। और इन नंबर्स में भी अगर आप देखें तो करीब 1003 करोड़ रुपए के आसपास का एक मुश्त घाटा भी है। तो कुल मिला के देखा जाए नंबर्स में कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल आइटम्स भी हैं और टैक्स वापस भी मिला है, जिस वजह से अगर आप एडजस्टेड आधार पर देखें, हम जो नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं ज्यादा खराब नंबर्स आते हुए दिखे। और खासतौर पर आप जीआरएम्स देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आधे से $1 के आसपास के जीआरएम्स आते हुए दिखेंगे $2 के मुकाबले लगभग, तो वो अगर आप देखें नेगेटिव साइड पर जाते हुए देखें -$1.5 के आसपास का जीआरएम उन्होंने रिपोर्ट किया है। तो उस लिहाज से देखा जाए किसी भी पैरामीटर पे, बिक्री को छोड़ दीजिए, नंबर्स आपको अच्छे नहीं नजर आएंगे। इनफैक्ट जितने खराब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं खराब नंबर्स आते हुए दिखे। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिग्गज ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक इकोनॉमी में कोरोना की वजह से जो गिरावट आई है, तेज गिरावट आई है, इसमें जल्द ही एक वी शेप रिकवरी देखने को मिल सकती है। क्यों आ सकती है रिकवरी, क्या है वजह, ये बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ बनी हुई हैं। बताइए पूजा। जी, मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के मुताबिक वी शेप रिकवरी होने की संभावना है और 2020 तक अंत तक आउटपुट प्री कोविड स्तर पर पहुंचने का अनुमान जताया है, यानी कि रिकवरी काफी तेजी से हो सकती है ग्लोबल इकोनॉमी में और अब तक का सबसे छोटा मंदी का दौर होने का अनुमान किया जा रहा है। यहाँ पर जो जीडीपी एस्टिमेट किया है वो भी हम आपको बता देते हैं। Q2 CY20 में, यानी कि इस 2020 पूरे साल के जो दूसरी तिमाही होगी उसमें जीडीपी -8.6% रह सकता है। वहीं Q1 CY21 में, कैलेंडर ईयर 21 में ये जीडीपी ग्रोथ में सुधार हो सकता है और ये आंकड़ा 3% के पास पहुंच सकता है। अब इसके पीछे मॉर्गन स्टैनली ने 3 वजह बताई है सबसे छोटी मंदी का दौर ये क्यों होगा। पहला तो यह है कि कोरोना वित्तीय संकट नहीं है, तो इसका असर ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। अगर कोई वित्तीय संकट होता तो फिर इसका काफी लंबा असर होता, लेकिन ये वित्तीय संकट नहीं है। कंपनियों पर कर्ज भुगतान का असर भी कम रहेगा और सेंट्रल बैंकों की पॉलिसी से ग्रोथ रिकवरी को भी सहारा मिलेगा। दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक है वो जिस तरह से पॉलिसी को लेकर कदम उठा रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इस वजह से मॉर्गन स्टैनली एक वी शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो क्यों वी शेप रिकवरी आ सकती है, इसकी क्या वजह है, ये पूजा ने डिटेल में बताया कि क्या बताया गया है। ये अच्छी बात है कि इकोनॉमी में अगर रिकवरी की उम्मीद बढ़ती है तो ये बहुत ही राहत की बात होगी। आगे बढ़ते हैं। कल आईजीएल के नतीजे भी आएंगे और आईजीएल के नतीजे को लेकर क्या अनुमान है ये भी संदीप बताने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए संदीप। देखिए, नंबर्स की जहाँ तक बात है तो तिमाही दर तिमाही नंबर्स कमजोरी देखने को मिलेंगे। हमारा अनुमान है 4.5% इनकी बिक्री घटती हुई दिखेगी, क्योंकि लॉकडाउन जो कि मार्च के आखिरी हफ्ते में हुआ था उससे इनके वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट आएगा। करीब 3% के आसपास का ड्रॉप आएगा। इंडस्ट्रियल के मुकाबले
सीएनजी वॉल्यूम्स ज़्यादा इस बार गिरते हुए दिख सकते हैं और यही कारण है कामकाजी मुनाफा भी करीब 5.25% के आसपास घटता हुआ दिखेगा। लेकिन बावजूद इसके इनका जो मार्जिन है ये लगभग मेंटेन कर पाएंगे 23.5% के आसपास। वो दरअसल इसलिए क्योंकि पीएमटी और स्पॉट एलएनजी जो कि ये खरीदते हैं बाद में कस्टमर्स को सप्लाई करने के लिए, उसकी कीमतों में कमी आई है। लेकिन कमी के बावजूद इन्होंने ग्राहकों के लिए कीमतें कम नहीं करी हैं, तो उस वजह से भले ही रुपया कमज़ोर हुआ है उससे मार्जिन इनका दबाव में आते हुए दिखेंगे। लेकिन चूंकि इन्होंने कीमतें पास ऑन नहीं करी हैं कम हुई इसकी वजह से ये अपने मार्जिन को लगभग 23.5% के आसपास मेंटेन कर पाएंगे। मुनाफा करीब 5.5% के आसपास गिरता हुआ दिखेगा। अब देखने लायक बात यही है कि इनके वॉल्यूम्स कितने इंपैक्ट होते हैं लॉकडाउन की वजह से, और दूसरी बात जो रुपया कमजोर हुआ है उस वजह से इनके मार्जिन पे कितना इंपैक्ट आता है और फाइनली मार्जिन क्या आते हैं। ये दो अहम चीजें हैं जिसके ऊपर खासतौर पर एनालिस्ट फोकस करेंगे। ओके, तो ये नतीजों का अनुमान है कि आईजीएल के नतीजे कैसे रह सकते हैं। अनुमान को देखते हुए सेठी साहब, क्या व्यू बन रहा है आपका आईजीएल के ऊपर? देखिए मृत्युंजय, जो नतीजे थोड़े ढीले रह सकते हैं, बट स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। मुझे ये जो स्पेस है गैस का, खास करके सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनियां है काफी पसंद आती है, और वहां पे आईजीएल वुड बी अ गुड बेट। बट कंपेयर टू आईजीएल मुझे एनजीएल ज्यादा पसंद आता है, बिकॉज वैल्यूएशन के लिहाज से वो काफी सस्ता है। हालांकि उसके भी इस क्वार्टर के नतीजे थोड़े कमजोर थे, बट बाजार ने उसको नकारते हुए एक शानदार तेजी नतीजे के दूसरे दिन दिखाई थी। मुझे लगता है उसी तरह का कुछ आईजीएल में भी बिल्कुल देखा जाना चाहिए। अगर नतीजे खराब भी आते हैं तो एक नीजक रिएक्शन के बाद स्टॉक सुधर जाना चाहिए। तो जिन्होंने लिया हुआ उनको तो बने रहने की सलाह है, बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए गिरावट में खरीदारी की जा सकती है। ओके, ठीक है। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास सेगमेंट का, जो हमने कल से शुरू किया है आपके लिए, कि ऑप्शन के जरिए आपको कहां पर कमाई के मौके और बेहतर तरीके से मिलेंगे। इसको लेकर के हमने एक खास सेगमेंट शुरू किया है, शर्मा जी का ऑप्शन। और शर्मा जी का ऑप्शन बताने के लिए खुद हमारे साथ वीके शर्मा साहब हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल के बाजार में कहां पर आपको लगता है कि ऑप्शन के जरिए कमाई के बेहतरीन मौके बन सकते हैं? जी नमस्ते मृत्युंजय, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। मैं समझता हूं कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक अच्छा क्लोजिंग उसने आज दिया है, तो मेरा सजेशन ये है कि जून महीने का 1200 का कॉल ऑप्शन, 1200 की स्ट्राइक प्राइस का खरीदा जाए 46 रुपए पे, उसका स्टॉप लॉस रखा जाए 34 रुपए और टारगेट रहेगा करीब 66। तो ये सब इन्वेस्टर्स, ये वापस एक बार बता दूं कि सुबह एक बार जब अनिल जी इस पे मोहर लगा दें तो कल सुबह आप दोबारा इस बात को देखिएगा, बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय जो समाचार हैं वो बहुत सारे हमारी ओपनिंग को इम्पैक्ट करते हैं, तो उनकी मोहर जरूरी है सुबह। धन्यवाद। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव के मद्देनजर कल के लिए मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी आपकी होगी? कल सुबह जब हम हमारे बाजारों की शुरुआत करेंगे तो हमारे लिए डाउ जोन्स की क्लोजिंग और साथ ही डाउ फ्यूचर्स की ट्रेडिंग, ये दोनों ट्रिगर तो अपने आप में होंगे जो हमेशा की तरह, लेकिन एक और ट्रिगर हमारा अपना जो अहमियत वाला होगा वो है भारत और चीन के बीच में सीमा पर जो तनाव है वो कम होता है, स्टेबल रहता है या फिर बढ़ता है। उसके बेसिस पर भी हमें हमारे बाजारों का ट्रेंड कुछ हद तक डिसाइड करना होगा। ये दो ट्रेंड है, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी बात है जो देखने लायक होगी आज, क्योंकि अब तक पिछले 2-3 सेशन में दबाकर एफआईज ने बिकवाली की है और कल के आंकड़े तो बहुत खराब थे। अब आज के सेशन में एफआईज की तरफ से खरीदारी बिकवाली के आंकड़े कैसे आते हैं ये भी बेहद अहमियत वाले होंगे। अगर फिर से एफआईज बेचते हैं जबकि बाजार मजबूत हुए हैं बंद, तो इसका मतलब क्लियर कट है ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, दबाव दिखेगा। लेकिन अगर एफआईज की तरफ से बिकवाली थोड़ी रुकती है तो बाजारों में जोश और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये एक और तीसरा ट्रिगर होगा जिस पर आपको नजर रखनी है। कमोवेश एक चीज आप कह सकते हैं, 9725 9800 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है, 10,000 10,050 ऊपरी स्तर पर रुकावट वाला लेवल, बैंक निफ्टी पर 19,500 19,750 सपोर्ट जोन के तौर पर, ऊपरी स्तरों पर 20,500 20,800 ये वो लेवल है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग। तो रेंज बड़ी है और ट्रिगर्स ढेर सारे, तो एक्शन पैक दिन के लिए कल भी रहिएगा तैयार। ओके, बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये रणनीति बताने के लिए।
लेकिन अब विकास जी आपने इंट्राडे और पोजिशनल का ट्रेड बताया, लॉन्ग टर्म के लिए अगर ट्रेड करना हो ऐसे मार्केट में तो कहां पर इन्वेस्ट करें? बिल्कुल मृत्युंजय, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आज जो मैं स्टॉक रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो फार्मा सेक्टर से है। बिल्कुल पूरा सेक्टर ही फोकस में है, एक शानदार तेजी के साथ चल रहा है। यहाँ से मैंने एक छोटी साइज की कंपनी को पिक किया। कंपनी का नाम है हाइकल। ये कंपनी फार्मा एपीआईज तो बनाती ही है, इसके अलावा ये क्रॉप प्रोटेक्शन, स्पेशलिटी केमिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब कारोबार में है। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। बैलेंस शीट को देखेंगे तो रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अराउंड 20%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है अराउंड 14%, डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल 0.75 है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 68% की है। प्रोमोटर्स के कोई प्लेज नहीं है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है। और आज टेक्निकली भी देखेंगे तो कई दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर बंद होने में सफल हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से एक बहुत शानदार तेजी इस स्टॉक में बननी चाहिए। एक साल का इसमें लक्ष्य रहेगा मेरा 225 रुपए। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आप कहां पर कर सकते हैं ये आपको विकास जी ने बताया। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके हिसाब से कल ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं? हाय मृत्युंजय, गुड इवनिंग। ऑप्शंस में मेरे पास दो स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में है, दूसरी बैंकिंग स्पेस में इंडसइंड बैंक में है। तो पहले अगर मैं ऑप्शंस की फर्स्ट स्ट्रेटेजी इंडेक्स की बात करूं तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी का 18 जून का 19,800 का पुट लेने का सलाह रहेगा 200 रुपए के आसपास, जिसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 100 रुपए का, और ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 350 से 400 रुपए तक के। तो ये तो हुई बैंक निफ्टी की ऑप्शन की स्ट्रेटेजी। अब जो मेरे पास दूसरी स्ट्रेटेजी है वो है बैंकिंग स्पेस की इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक में मेरे को ऐसा लगता है कि गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। तो 470 का पुट 27 से 28 रुपए के आसपास अवेलेबल हो तब ले लेना चाहिए। 18 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में 40 से 45 रुपए तक के टारगेट 470 के पुट के अंदर देखने को मिलने चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका, विकास सेठी जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का ये बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा, क्यों रहा, और कल के मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।